नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्टेट सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीपीसी एंड अदर्स बैंकिंग एग्जाम, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर्स में। पहली खबर है डीआरडीओ मेड एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह नया कीर्तिमान डीआरडीओ ने स्थापित किया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसने एक ऐसा कवच बनाया है जो भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों को दुश्मन के मिसाइलों से बचाया जा सकेगा। तो इस सिस्टम का नाम है एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी। और इसे विकसित किसने किया है, यह भी ध्यान रखिएगा, जोधपुर लैबोरेटरी ने विकसित किया है। क्योंकि ध्यान रखना कि डीआरडीओ की बहुत सारी लैबोरेटरीज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हैदराबाद में है, उसका नाम है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, इसको आप ANURAG कह सकते हैं। इसी तरह से एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ASL भी हैदराबाद में है। इसी तरह से आगरा में है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह से बेंगलुरु में है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह से पुणे में है आर्नामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। बेंगलुरु में जो है उसका नाम है सेंट्रल फॉर एयरबॉर्न सिस्टम। इसी तरह से बेंगलुरु में एक और है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसे CAIR भी कहते हैं। और दिल्ली में सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, जिसे CFEES कहेंगे। इसी तरह से चेन्नई में है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, यानी CVRDE। इसी तरह से देहरादून में है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लेबोरेटरी। हल्द्वानी में है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, जिसे DIBER कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों लेह में भी है। लेह कहाँ, लद्दाख की राजधानी है। इसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे DIHAR कहेंगे। तो इस तरह से इसमें से क्या है, जोधपुर लैबोरेटरी ने इसे विकसित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस टेक्नोलॉजी के 3 वेरिएंट बनाए गए हैं, यानी कौन कौन से, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज जो चॉफ रॉकेट बनाए गए हैं। तो जंगी जहाजों में चॉफ रॉकेट लगाने का फायदा ये होता है, जब ये लॉन्च किए जाते हैं तब दुश्मन का मिसाइल इनसे टकराकर हवा में ही फट जाता है। इससे जंगी जहाज बच जाते हैं। और ये ठीक वैसा ही उपकरण होता है जैसा कि फाइटर जेट्स में एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम होता है, यानी मिसाइल को आते देख एंटी फ्लेयर सिस्टम जेट के पीछे आग के फवारे छोड़ता है। इनसे टकराकर मिसाइल नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम की तरह ही चॉफ टेक्नोलॉजी के रॉकेट मिसाइल को आते देख हवा में उड़ जाते हैं और यह दुश्मन की मिसाइल को जंगी जहाज से काफी दूर ही नष्ट कर देते हैं। तो भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ द्वारा बनाए गए चॉफ रॉकेटों के 3 वेरिएंट, यानी इसमें कह सकते हैं जिसका परीक्षण अरब सागर में, कहाँ किया गया, अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर में किया गया। और सारे परीक्षण जो है, जो टेस्ट थे, वह सक्सेस रहे। इस तरह से इंडियन नेवी के अधिकारी इस टेक्नोलॉजी से संतुष्ट हैं। तो यह आप देख सकते हैं एडवांस चॉफ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में होता है। इसका कनेक्शन जहाज पर लगे मिसाइल ट्रैकर सिस्टम से होता है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल जहाज के नजदीक आने वाली होती है तो यह हवा में उड़कर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एडवांस चॉफ टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी ट्रैक करने या हीट सेंस करके या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को सेंस करने का हमला करने वाली मिसाइल को भी यह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से हमारे देश के रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ टीम को बधाई दी है और यह टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसे डेवलप की गई है। तो एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी दुश्मन के हमलों को धोखा देने के काम आता है, यानी दुश्मन के ने आप पर अगर किसी तरह का हवाई हमला या मिसाइल या रॉकेट छोड़ा है तो आप इस टेक्नोलॉजी से उनके रुख को मोड़ सकते हैं या फिर उन्हें टारगेट से पहले
विस्फोट करा सकते हैं, तो इससे दुश्मन का हथियार बर्बाद हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। इनका आप चित्र देख रहे होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि दुर्लभ यानी रेयर डिजीज के इलाज के लिए देश में रिसर्च और दवाओं के उत्पादन पर ध्यान लगाने और साथ ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज में आने वाली बड़ी लागत या खर्चों को कम करना है। और इस स्कीम के तहत यानी अंडर दिस स्कीम ए प्रोविजन हैज बीन मेड टू गिव 20 लाख रुपीस यानी 20 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि यह जो है इस तरह की आर्थिक मदद बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार तक ही यह सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लाभ 40% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करेगा, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्राप्त है। और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव, यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत यानी राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत किया गया है, न कि आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के तहत। यानी पीएमजेवाई के तहत जो पात्र हैं उनको तक यह पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसका जो वित्तीय सहायता कौन देगा? राष्ट्रीय आरोग्य निधि। याद रखेंगे यह पॉइंट। और दुर्लभ बीमारियों के लिए जो अहम बातें हैं, हाल के सालों में दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रभावी और सुरक्षित इलाज को बढ़ावा देने की जरूरत है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर आने वाली लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च कम करने के साथ साथ इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, वह देश में इन बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च एंड मेडिसिन के स्थानीय उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन पर ध्यान केंद्रित करना है। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की कमी के बारे में चिंता जताई थी। इस तरह से दुर्लभ बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया को लेकर रिसर्च, उपलब्धता और दवाओं तक पहुंच मुश्किल है। तो इस पॉलिसी का मकसद है देश को इन चुनौतियों से उभारने का मदद करना है। तो इस तरह से 2020 को इस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट यानी 13 जनवरी 2020 को एक ड्राफ्ट पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। इसके लिए हितधारकों, सामान्य जनता, संगठनों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उनके सुझाव और विचार मांगे गए थे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स एंड काउंसलिंग की मदद से शुरुआती दौर में पॉलिसी का लक्ष्य दुर्लभ बीमारियों का पता लगाना और उनके मरीजों का पता लगाना, जिससे कि ऐसी बीमारियों को रोकने और मरीजों के इलाज में मदद मिल सके। तो इस तरह से आरोग्य नीति के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी और यह योजना लगभग 40% पॉपुलेशन को कवर करेगी, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं। और दोस्तों, यह रेयर डिजीज होती क्या है? तो यह जिन बीमारियों से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कह सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज इज वेरी लेस, दे आर कॉल्ड रेयर डिजीज। 80% ऑफ रेयर डिजीज आर mainly genetic, so it has the opposite effect on children। यानी बच्चों पर इसका प्रभाव कह सकते हैं कि विपरीत असर पड़ता है। दुर्लभ बीमारियों में आनुवंशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज, रेयर कैंसर, डिजेनरेटिव डिजीज जैसे रोग शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 मिलियन से ज्यादा लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंस लॉ अलाउइंग हिम टू सर्व 2 मोर टर्म। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून को अंतिम अनुमति दे दी है जो उन्हें 2 और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहने की अनुमति देता है। और इस नियम को अनुमति मिल जाने के बाद पुतिन साल 2036 तक रूस की सत्ता में बने रहने की संभावना बन गई है। और रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल, याद रखना, 6 साल का होता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, रूस में 6 वर्ष का होता है। तो 68-year-old व्लादिमीर पुतिन हैज बीन इन पावर इन रशिया फॉर मोर देन 2 decades। यानी कह सकते हैं कि
2 दशक से अधिक समय से रूस की सत्ता में है और इस कानून को अनुमति मिलने से अब वह 2024 में वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले चुनाव में भी खड़े हो सकेंगे। दोस्तों, ये तो रही खबर। थोड़ा सा यहाँ पर रसा के बारे में देख लेते हैं मानचित्र में। तो रसा, इसे 2 महाद्वीपों का देश कहा जाता है, यानी कंट्री ऑफ 2 कॉन्टिनेंट, यूरेशिया जैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन के इस तरफ वेस्ट की तरफ आप बात करें तो यह पूरा यूरोप है और इधर पूरा एशिया है और यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यहाँ पर ओब नदी बहती है और रूस यानी अमेरिका यानी कह सकते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी भी यहीं बहती है, लेकिन वह यूरोप वाले पार्ट में बहती है। यह देख सकते हैं जो कि कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। यहाँ पर और भी नदियां हैं, येनेसी नदी है, हाँ याद रखिएगा, कोयलमा नदी है, वह महत्वपूर्ण नदियां हैं। और यह यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कामाचटका प्रायद्वीप है, यह सी ऑफ ओकोटस का है। इधर देख रहे हैं चीन को भी स्पर्श कर रहा है, मंगोलिया को स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से यह कजाकिस्तान यहाँ पे कैस्पियन सागर को भी स्पर्श कर रहा है। माउंट एल्ब्रुस चोटी है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल है। यूराल माउंटेन और कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। और यहाँ पर लेप्टिव सी है, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ जाए, कारा सी है, ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेओ है, और यहाँ पर देखें सेवर्निया जमालिया आइलैंड है, लेप्टिव सागर है, और ये इधर पूरा। तो यानी कह सकते हैं इधर नीचे आप सी आप जापान हो जाता है। और यह देख सकते हैं यहीं पर अगर बात की जाए तो व्लादिवोस्टक तक विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टक तक जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क भी है, येलेबनाय की पहाड़ियाँ हैं, यह साइबेरियन प्लेटू है, यह ध्यान रखेंगे, वर्खोयांस्क की है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 5 नेवीज इंक्लूडिंग इंडिया स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। दोस्तों, ईस्टर्न इंडियन ओशियन किधर पड़ेगा? भारत के ईस्ट में, यानी बात की जाए फ्रांस यानी यह हिंद महासागर का जो पूर्व कह सकते हैं पूर्व भाग में, तो यानी पूर्वी हिंद महासागर में 3 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास शुरू हो गया है। इससे फ्रांस के साथ ही भारत और 3 अन्य क्वाड सदस्य देश, तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, इंडिया और कौन? जापान तथा इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया। तो इतने देश यानी 5 देश इसमें इस 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और इस नौसेना अभ्यास का नाम याद रखना ला पेरोज है। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह पहला ऐसा नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना के दोनों युद्धपोत सतपुड़ा और किल्टन एक साथ शामिल हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय नौसैनिक जहाज और विमान फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के युद्धपोतों के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे। और इस सैन्य अभ्यास में जटिल और अत्याधुनिक नौसैनिक अभ्यास समेत सतह से प्रहार, हवाई हमले रोकने की युद्धक प्रणाली और वायु रक्षा सैन्य अभ्यास होंगे। मेजबान देश कौन है? फ्रांस के अलावा क्वाड गठबंधन की 4 अन्य सदस्य देश बता ही दिया, यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इतने लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से कह सकते हैं कि चाइना को घेरने के लिए भारत नित नए प्रयोग कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज में फॉर्मर गुजरात डीजीपी बीसीसीआईज न्यू चीफ ऑफ एंटी करप्शन यूनिट, यानी गुजरात के पूर्व डीजीपी शब्बीर हुसैन एस खंडवाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख होंगे। और इससे पहले कौन थे? अजीत सिंह उनकी जगह लेंगे। तो राजस्थान के पूर्व डीजीपी अजीत सिंह 2018 में इस पद पर काबिज हुए थे। उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी खंडवाला को 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल से पहले इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह दिसंबर 2010 में गुजरात के डीजीपी पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद वह 10 साल तक एसआर समूह के सलाहकार भी रहे और वह केंद्र सरकार की लोकपाल सर्च समिति के भी सदस्य रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। एनएफटी यानी नॉन फंगिबल टोकन मार्केट प्लेस, यानी भारत में पहली बार, और ये कौन लॉन्च किया है? वजीर एक्स हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मार्केट प्लेस ऑफ नॉन फंजिबल
टोकन जिसे एनएफटी कहते हैं। और दिस डेवलपमेंट हैज लेड टू ए सीमलेस एक्सचेंज ऑफ digital assets and intellectual property, including tweets with artifacts, audio files, videos, programs and even other digital goods and services। यानी वजीर एक्स ने नॉन फंगिबल टोकन के लिए भारत के अपने तरह का पहला मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। और इस डेवलपमेंट ने कलाकृतियों, ऑडियो फाइल्स, वीडियो कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अन्य डिजिटल सामानों और सेवाओं के साथ ट्वीट सहित डिजिटल एसेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सहज एक्सचेंज का मार्ग प्रशस्त किया। और दोस्तों इसके संस्थापक निश्चल शेट्टी हैं। 2018 से ये कार्य कर रहा है। तो इसमें जैसे एनएफटी आप देख सकते हैं, और ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो एनएफटी इज ए टाइप ऑफ इट्स ऑन प्रॉपर्टी दैट इज नॉन फंगिबल इन नेचर। दिस मीन्स दैट एनएफटी, इसको एफ कर लीजिएगा, सॉरी, एनएफटी कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर सेम आइटम। यानी कॉपीज कैन नॉट बी मेड आफ्टर परचेज, मेकिंग इट ए यूनिक एसेट बाय बायर्स। यानी एनएफटी एक प्रकार की अपनी संपत्ति है जिसकी प्रकृति नॉन फंगिबल है। इसका अर्थ है कि एनएफटी को किसी अन्य सामान आइटम द्वारा नहीं बदला जा सकता, खरीद के बाद इसकी प्रतियां नहीं बनाई जा सकती, जिससे यह खरीदारों के लिए एक यूनिक एसेट बन सकती है। और एनएफटी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर संपत्ति का टोकनाइजेशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाल ही में डिजिटल कलाकार वीपल्स एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज प्रमुख नीलामी घर क्रिस्टीज में नीलाम हुई पहली एनएफटी कलाकृति बन गई है और इसे 69.3 मिलियन में डॉलर में बेचा गया है। ट्विटर के संस्थापक, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में बताया था, जैक डोर्सी ने भी एनएफटी आधारित लेन देन में अपना पहला ट्वीट 2.9 मिलियन डॉलर में बेचा। जबकि न्यूक्लिया जैसे लोकप्रिय संगीतकार भी अपने एनएफटी संगीत को लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। और दोस्तों बाजार की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एनएफटी बाजार में 299 की यानी 299% की वृद्धि हुई है, क्योंकि यह लेन देन के कुल मूल्य के रूप में 250 मिलियन डॉलर से अधिक था। तो इस आंकड़े में एनएफटी की ब्रीडिंग, मिंटिंग एंड रेंटल सहित सभी बिक्री और लेन देन शामिल हैं। तो द एनएफटी इनिशिएटिव ऑफ वजीर एक्स हैज बीन लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ कैनेडियन एंटरप्रेन्योर संदेश बी सुवर्ण के नेतृत्व में यह शुरू किया गया है। और इसकी प्रोड्यूसर विद फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर विशाखा सिंह प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडवाइजर, यानी एडवाइजर की भूमिका निभा रही हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। हुबर्ट हरकाज बीट इटालियन टीम यानिक सिनर टू विन मियामी ओपन। दोस्तों यह खिलाड़ी ने पोलैंड का, यह खिलाड़ी है युवा खिलाड़ी, इसने रिकॉर्ड बना दिया है। हर्बर्ट हुरकाज हैं जिन्होंने इटली के 19 ईयर ओल्ड यानिक सिनर को हराते हुए यह मियामी ओपन के मेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। तो 26 वरीयता प्राप्त हुबर्ट ने आसानी से सीधे सेटों में जीत हासिल की और यह उनके कैरियर का पहला एटीपी मास्टर्स टाइटल भी था। दोस्तों मियामी ओपन क्या है, मैंने पहले भी बताया था, यह अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम प्रांत कौन सा है, फ्लोरिडा प्रांत है। यहीं पर फ्लोरिडा स्टेट है जो कि फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करती है। तो मियामी सबसे दक्षिणतम शहर है, मियामी बीच भी है, तो मियामी में ही मियामी मास्टर भी, इस ओपन को मियामी मास्टर भी कहा जाता है। यह हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। 1987 से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और दोस्तों एटीपी मास्टर 9 टेनिस टूर्नामेंटों की एक श्रृंखला है जिसमें शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी शामिल हैं। तो नोवाक जोकोविच के पास इस श्रृंखला में अधिकांश जीतने का खिताब का रिकॉर्ड है और यह कैरियर गोल्डन मास्टर पूरा करने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। वह कौन है, नोवाक जोकोविच। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी 6 अप्रैल को दुनिया भर में खेलों के प्रति जागरूकता लाने और उनके विकास के लिए हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 में मनाने की घोषणा की थी और 6 अप्रैल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से मान्यता मिलने के बाद अब इसे हर साल मनाया जा रहा है। और दोस्तों सबसे पहले 1896 में एथेंस में 6 अप्रैल के ही दिन पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसलिए 6 अप्रैल के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर
डेवलपमेंट एंड पीस को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने में से कई लोगों ने बोला था सर नदियों को भी कराइएगा, तो आज हम बात करेंगे जैसे कि हिमालय की नदियां होती हैं और प्रायद्वीपीय बात करें, तो आज हम बात करेंगे हिमालय की नदियों में 3 बड़े तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंडस तंत्र है, इसी तरह से गंगा तंत्र है और इसी तरह से ब्रह्मपुत्र तंत्र है। तो आज हम बात करेंगे इंडस सिस्टम की, इंडस रिवर सिस्टम की, सिंधु नदी तंत्र की। यानी सिंधु नदी का अब आप यहां पर ऐसे बात किया जाए तो यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ध्यान रखेंगे, बुखारचो नामक ग्लेशियर से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे, और इसे सिंगे ख्वाब भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, 2 नाम है इसका, तिब्बत में इसे ध्यान रखेंगे कि सिंगी खंबान ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। और यह कैलाश पर्वत श्रृंखला, याद हो ट्रांस हिमालय में बता चुका हूं, तो कैलाश पर्वत श्रृंखला के मानसरोवर झील के समीप या सिंगी खंबान ग्लेशियर या बोखारचू नामक ग्लेशियर से यह निकलती है तिब्बत क्षेत्र से। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, इसमें से 1114 किलोमीटर इंडिया में बहती है। और यह भारत के जम्मू कश्मीर पहले होता था, अब अलग हो गया, तो लद्दाख प्रांत से ही निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। इट इज फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, और यहीं बुंजी नामक स्थान पर 5181 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। और ऊपर से ढेर सारी सहायक नदियां आती हैं, जिसमें कह सकते हैं कि वह नदियां जैसे कि गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है, स्योग है, शिगार है, ये सब नदियां, गोमल है, कुंभा है, द्रास है, ये सब नदियां, इस स्कार्डू है, ये सब सहायक नदियां हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे मुख्य सहायक नदियां हमने बताया। तो और इसके दक्षिण की ओर अगर बात की जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं इधर से, तो ये सिंधु नदी के इधर से, तो यहाँ से आप देखोगे तो यह जो है शेषनाग या वेरीनाग झील, और यहीं पे बुलर झील है, तो इसमें यह देख रहे हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है। और सबसे उत्तर में, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे उत्तरतम जो सहायक नदी है वो झेलम नदी है। फिर यहीं पर हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से चंद्रा नदी और भागा नदी, यह दोनों मिलती हैं तो चंद्रभागा हो जाती हैं, इसी को चेनाब कहते हैं, और सबसे लंबी सहायक नदी है। और इस तरह से झेलम चेनाब में मिल जाती है, और ये जा करके देख रहे हैं ना, तो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दूसरी क्या हो गई? चेनाब रिवर हो गई। फिर यहीं हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, और ये भी जाकर के चेनाब नदी मिल जाती है। यहीं रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, ये भारत में ही रह जाती है, और ये क्या हो गई? रावी। ये क्रम याद रखिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। और दोस्तों यहीं पर राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है, और यह दर्रे का नाम क्या है? ध्यान रखना, शिपकीला दर्रा। तो शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, और यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए फिर यह दोनों कहाँ? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इसी को हरिके बैराज कहा जाता है, और यह भारत कह सकते हैं राजस्थान की लाइफ लाइन, यहीं से क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और फिर यह सतलज नदी भी आगे जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। तो यह एक एक करके मैंने बताया। यह देखे जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, यह चेनाब से पाकिस्तान की झांग के पास मिल जाती है। दोस्तों चेनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी भी सहायक नदी है। बारालाचाला दर्रे से निकलती है, 1180 किलोमीटर या पाकिस्तान में यानी भारत में बहती है, और टोटल लंबाई इसकी 1800 किलोमीटर है। इसी तरह से रावी नदी मैंने बता दिया, याद रखेंगे दोस्तों। तो यह जो झेलम नदी है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, और श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है। बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। चेनाब नदी हमने बता ही दिया, रावी नदी बता ही दिया था, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड निकलती है। सतलज नदी राकसताल से मैंने बताई ही है। और यह सतलज नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी 1050 किलोमीटर लंबी है, और यह जो है दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यह जो है इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमने यह तंत्र बताया। अब मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इंडस रिवर है, सबसे ऊपर यह बह रही है। फिर झेलम नदी देख रहे हैं, यहाँ से बहते हुए ये जा करके मिल जाती है। फिर चेनाब नदी देखिए, ये जा करके ये इस तरह से है। तो ये मानचित्र देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रावी नदी है, फिर ये देख रहे हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश से आ रही है। ये देख रहे ब्यास नदी, इसमें जाकर मिल जाती है पंजाब में, और यह सतलज नदी जाकर यहाँ मिल जा रही है। तो यही है इंडस सिस्टम।
अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं पिंदर कौर, पी खरे, सीमा गोगिया, त्रिवेणी बघेल, दीपिका भारती, मुस्कान हरुण शेख, प्रमोद कुमार, सरबर्था बनर्जी, दिलीप कुमार, बलराम बेहरा, श्रवण खालिंग, मिली, खेतेश मंसूरिया, विवेक यादव, सिकंदर यादव, सिजुका, राजन तिवारी। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच लैबोरेटरी ऑफ इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। तो जोधपुर लैबोरेटरी, हैदराबाद लैबोरेटरी, लेह लैबोरेटरी या पुणे लैबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अप्रूव द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द प्रेसिडेंट टर्म इन रसिया। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द 3-day मेगा नावल एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। यानी पूर्वी हिंद महासागर में 3 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू चीफ ऑफ द एंटी करप्शन यूनिट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया? शब्बीर हुसैन, एस खंडलवाला, अजीत सिंह, सुमित गोयल, आदर्श कुमार। इन्हीं में से बताना है। 6 क्वेश्चन है, वजीर एक्स के संस्थापक कौन है? निश्चल शेट्टी, संदेश बी स्वर्ण, सिद्धार्थ या रोहित शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेनिस प्लेयर हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मेंस सिंगल ऑफ मियामी ओपन, हुबर्ट हरकाज, इज फ्रॉम विच कंट्री। किस देश के हैं? इटली के हैं, पोलैंड के हैं, फ्रांस के हैं या रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द रिवर इंडस ओरिजिनेट। कहां से उद्गम होता है? तिब्बत से, भारत से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से। बहुत सरल कर दिया है। और अंतिम प्रश्न है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? झेलम, चेनाब, राबी और सतलज। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।